स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम राजस्थान जीके के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनको लगाने वाले हैं। एक एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन से भी ज़्यादा हैं। जो दिशा की जो बुक आती है राजस्थान परीक्षा 2020, उसके ये सारे क्वेश्चन हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ग्रेड शिक्षक, PTI, CET, रीट, RAS, EO, RO, वन रक्षक, हाईकोर्ट, LDC, सभी के लिए ये क्वेश्चंस हैं। और राजस्थान जीके का कोई भी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हैं। कोई भी क्वेश्चन आप इसको एक दो बार देखते हैं तो सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, और कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। तो प्लीज़ पूरी आज हम अफवाह तंत्र पढ़ेंगे। राजस्थान में नदियाँ किस तरीके से कहाँ निकलती हैं, वो सारी बात हम आज करने वाले हैं। तो राजस्थान के अफवाह तंत्र का मतलब होता है ड्रेनेज सिस्टम। जो नदियों का ड्रेनेज सिस्टम होता है उसकी बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है, कितने तरह का सिस्टम है राजस्थान में नदियों का तंत्र कितने। तो वो 3 तरीके से पाया जाता है। 3 तरीके का मतलब, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, एक अरब सागर में गिरने वाली, और एक अंदर ही अंदर विलुप्त हो जाती है मरुस्थल में, रेगिस्तान में। तो 3 तरह के जो हैं वो अफवाह तंत्र पाए जाते हैं। इसकी व्याख्या भी दी गई है थोड़ी, इसको बात कर लेते हैं। तो पहली बात की गई है, राजस्थान की नदियों की प्रकृति, दिशा, प्रवाह प्रणाली आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो पहली है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियाँ चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती हैं। यमुना नदी गंगा नदी में अंत, गंगा नदी जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र कहते हैं। जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में आती हैं। ये लंबी दूरी और धीरे धीरे गति से चलती हैं, और इसमें सर्वाधिक नदियाँ हैं, और ये वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये इनकी विशेषताएँ। अच्छा, बंगाल की जो खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र में उनमें कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो उनमें यमुना नदी, गंगा नदी में मिल जाती हैं। ये वाली जो राजस्थान की नदियाँ हैं वो है अरावली, बनास, काली सिंध, पार्वती और चंबल। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, यानी कि ये यमुना और चंबल नदी में मिल जाती हैं। यमुना चंबल नदी गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। दूसरा जो अफवाह तंत्र है वो है आपका अरब सागरीय नदी तंत्र। अरब सागर का मतलब, जो ये अगर ये भारत का नक्शा है तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये इधर वाली साइड का ये अरब सागर वाला हिस्सा है, और ये बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा है। तो जो इधर की साइड में गिरती हैं उन्हें बोलते हैं अरब सागरीय नदी तंत्र। ये लगभग 16% है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यहीं पर आ जाती है, कितना जो एरिया है वो अरब सागरीय नदी तंत्र का वो 16% है। अरावली पर्वत से पश्चिम भाग में बहाकर अपना जल अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदी हैं? माही नदी, लूनी नदी, साबरमती, पश्चिमी बनास एवं इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अफवाह तंत्र है। ये कम दूरी, तीव्रगामी गति, ज्वारनदमुख एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली और खंबात की खाड़ी में गिरने वाली, कच्छ की खाड़ी में कौन कौन सी? लूनी, पश्चिमी बनास गिरती हैं, और खंबात की खाड़ी में साबरमती और माही नदी गिरती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आंतरिक प्रवाह नदी, जो अंदर ही अंदर विलुप्त हो जाती हैं, जो कि 60% है। सबसे ज़्यादा 60% आंतरिक प्रवाह नदी पाई जाती हैं। आंतरिक प्रवाह नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुँच पाता है। वे अपने प्रवाह क्षेत्र में ही क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। कौन कौन सी नदियाँ? जैसे घग्गर नदी, कांतली, लिंक, कांकड़ी, मंथा, रूपनगढ़, साबी, रूपारेल, मेड़ा, खांडेल। कौन कौन सी? घग्गर, कांतली, लिंक, कांकड़ी, मंथा, रूपनगढ़, साबी, रूपारेल, मेड़ा और खांडेल खारी बनास की सहायक नदी हैं। यह राजस्थान का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन है? तो आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र। कितना? 60%। ये अंदर ही अंदर खत्म हो जाती हैं, इनका जल समुद्र तक नहीं पहुंच पाता है। तो इनसे बने क्वेश्चन की बात करते हैं अब यहाँ से आगे। तो पहला, राजस्थान की निम्न नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो कौन कौन सी नदी अरब सागर में गिरती हैं? तो माही नदी गिरती है, साबरमती नदी गिरती है, लूनी नदी गिरती है, चंबल नदी जो है वो अरब सागर में नहीं गिरती।
चंबल नदी यमुना की सहायक नदी और यमुना गंगा की सहायक नदी और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट है कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? चंबल, बनास, लूनी और गंभीरी। तो अरब सागर में लूनी नदी गिरती है। कौन सी नदी? लूनी नदी। चंबल, बनास और गंभीरी ये अरब सागर में, ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है? बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है। चंबल नदी बंगाल की खाड़ी, बनास बंगाल की खाड़ी, खारी बंगाल की खाड़ी, माही नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। नेक्स्ट है अंतःप्रवाही नदी कौन सी है? अंतःप्रवाही नदी कांती जो नदी है वो अंतःप्रवाही नदी है, ये अंतःप्रवाही नदी नहीं है। निम्न नदी में से कौन सी अंतःप्रवाही नदी है? तो अंतःप्रवाही नदी कौन सी है? अंतःप्रवाही नदी जो है वो है वाकल। वाकल जो है अंतःप्रवाही नदी नहीं है, जबकि खांडेल, मेड़ा और लिंक ये अंतःप्रवाही नदी हैं। ये हमने कहाँ पे देखा था अंतःप्रवाही नदियाँ? अंतःप्रवाही नदियाँ देखो यहाँ पे आप देख सकते हो दोबारा से, गग्गर, कांपली, लिंग, कांकड़ी, मंथा, रूपनगढ़, साबी, रूपारेल, मेंढा, खांडली, ये सारी कैसी हैं? ये सारी जो हैं वो अंतःप्रवाही नदियाँ हैं। तो इन्हीं से बने हुए, इसी थ्योरी से बनी गई ये क्वेश्चन है। आगे देखते हैं कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो डाई जो नदी है वो राजस्थान के आंतरिक अपवाह से संबंध नहीं है। कांतली है, कांकड़ी है और मेड़ा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अंतःप्रवाहित नदी नहीं है। अंतःप्रवाहित नदी नहीं है तो जो खारी नदी है वो अंतःप्रवाही नदी नहीं है, जबकि कांकड़ी, कांतली और सावी ये अंतःप्रवाही नदी हम पहले भी देख चुके हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतःप्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? अंतःप्रवाह प्रणाली के अंतर्गत देखो, कांतली है, कांकड़ी है, घग्गर है, ये तीनों अंतःप्रवाही नदी हैं, जबकि जाखम नदी नहीं है। जाखम जो नदी है वो नहीं है। सामर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? सामर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? तो वो मेड़ा नदी। मेड़ा नदी सामर झील की आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी है। नेक्स्ट है राजस्थान के अंतः प्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो पश्चिमी बनास जो है वो अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये अरब सागर में जाके गिरती है। कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो वो कौन सी नदी है जो आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं? रूपनगढ़ है, खांडेल है, मेड़ा है, मैत्री नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है? तो अंतःप्रवाही नदी नहीं, कांतली है, कांकड़ी है और घग्गर है और सागी अंतःप्रवाही नदी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अरब सागर की ओर बहने वाली सागी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जालौर जिले का। तो सागी नदी कहाँ से निकलती है? जालौर जिले के जसवंतपुरा की पहाड़ियों से। यह जालौर बाड़मेर में बहकर बाड़मेर गांधव गांव के निकट लूनी नदी मिल जाती है। दो क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले सागी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जालौर के जसवंतपुरा से। और ये किस नदी में जाके मिल जाती है? तो लूनी नदी में। तो इसी पे क्वेश्चन है ऋग्वेद में उल्लिखित कौन सी नदी है? तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी है। सरस्वती को ही घग्गर नदी बोलते हैं। तो सरस्वती जो घग्गर नदी है वो ऋग्वेद में उल्लिखित है। ऋग्वेद में सिर्फ दो नदियों का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में कितनी नदियों का वर्णन किया है? राजस्थान की दो नदियों का वर्णन ऋग्वेद में, एक तो सरस्वती नदी जो पश्चिमी राजस्थान में अवशिष्ट घग्गर नदी की है, और एक दैशपति चौतांग नदी। चौतांग नदी जयपुर की जिसे लाइफलाइन कहा जाता है, उसे भी ऋग्वेद में इसका भी वर्णन है। लाइफलाइन कहते हैं किसको? दैशपति को। यह भी जयपुर में बहती है, जिसका अवशेष अमीन शाह का नाला प्रदूषित जल के कारण गुजरात की साबरमती की नदी की तर्ज पर पर्यटन स्थल के रूप में जयपुर स्थित द्रव्यवती नदी अमीन शाह का नाला सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के निम्न जिलों में से किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? तो जयपुर जो द्रव्यवती नदी अभी हमने पढ़ा किसमें जल प्रदूषण का सामना कर रही है? तो जयपुर में। नेक्स्ट है द्रव्यवती नदी पुनर्जीवन परियोजना के विषय में के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बात करते हैं इसका संबंध राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया गलत। इसका उद्देश्य शहर के घटते भूजल को पुनर्जीवित करना है, यही इसका करेक्ट आंसर है।
इसे 2017 में पूर्ण किया गया था, गलत। योजना के अनुसार इसके उद्देश्य की पूर्ति, गलत। खारी नदी जिस अपवाद तंत्र का भाग है, खारी नदी किस अपवाद तंत्र का भाग है? तो इसमें जो इस बुक ने करेक्ट आंसर नहीं दिया है, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन कुछ अलग है। ये 2 नदियों का कुछ इसमें सिस्टम है, देख लेते हैं। राजस्थान में खारी नाम से 2 नदियां हैं, जिसमें एक अरब सागरी है। इसका उद्गम स्थल सिरोही जिले के शेरगांव पहाड़ियाँ और सिरोही जालौर में बहकर सायला गांव की सहायक नदी है। और दूसरी बंगाल की खाड़ी, यह राजसमंद बिजराज बिजराल की ग्राम की पहाड़ियों से निकलकर राजसमंद भीलवाड़ा अजमेर व टोंक में बहकर देवली के निकट बनारस में जाती है। अपवाद तंत्र, तो यह दोनों अपवाद तंत्र का भाग है, बंगाल की खाड़ी का भी और अरब सागर का, इसलिए इसका कोई आंसर नहीं दिया गया है इस बुक में। नेक्स्ट है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाद तंत्र का भाग है? तो खारी नदी जो है बंगाल की खाड़ी के अपवाद तंत्र का भाग है। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित किस गांव में? अभी हमने पढ़ा था बिजराल में क्या है? खारी नदी के राजसमंद जिले के उत्तर में बिजराल गांव की पहाड़ियों से खारी नदी का उद्गम है। खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है? तो खारी नामक नदी लूनी एवं बनास दोनों का नदी तंत्र का भाग है। जिस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित होता है, जिस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता है वह कौन सी है? तो खारी नदी का जल जो है वो अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता है। अशींद विजयनगर एवं हृणा स्थलों के निकटतम नदी कौन सी है? अशींद विजयनगर एवं हृणा स्थलों के निकटतम नदी है खारी नदी। नेक्स्ट है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? तो बालोतरा में बाढ़ आती है, इसका एक्सप्लेनेशन भी है। राजस्थान के 2 शहर बालोतरा व हनुमानगढ़ जंक्शन नदी के पेटे के नीचे स्थित है, मतलब जो नदी का तल है उससे भी नीचे। तो लूनी नदी में अधिक जल होने पर बालोतरा में व घग्गर नदी में अधिक जल होने पर हनुमान जंक्शन में बाढ़ आती है। अगर लूनी नदी में अधिक जल होगा तो बालोतरा में बाढ़ आएगी, और घग्गर नदी में अधिक जल होगा तो हनुमानगढ़ में बाढ़ आएगी। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे? अभी हमने पढ़ा है, इसका स्तर नीचे है तो वो बालोतरा का स्तर जो है वो नदी के पेटे से भी नीचे है। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है? तो ऐसे कौन से 2 जिले हैं जिनमें एक भी नदी नहीं है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बीकानेर और चूरू में कोई भी नदी नहीं है, बीकानेर और चूरू में कोई भी नदी नहीं है। शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती? तो शेखावाटी का कौन सा आता है? चूरू क्षेत्र में कोई भी नदी नहीं पाई जाती। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी न तो घग्गर है, न कांकती है, न खारी है, कोई भी इनमें से कोई भी नदी बीकानेर में प्रवाहित नहीं होती है। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियाँ मिलती हैं? तो मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियाँ मिलती हैं? मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर तो 3 नदियाँ मिलती हैं, बेड़च, बनास और मेनाल। बेड़च, बनास और मेनाल। तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन क्या है? देखो, इन तीनों को आप याद कर लो। ये त्रिवेणी का संगम स्थल है। अगर बनास मेनाल बेड़च, तो ये मेनाल में मिलती हैं कहाँ? मेनाल में मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। माही जाखम सोम बेड़ेश्वर में मिलती हैं डूंगरपुर में। बनास चंबल सीप रामेश्वर घाट में मिलती हैं सवाई माधोपुर में। बनास टाई खारी राजमहल में मिलती हैं टोंक में। और बांडी मास बनास देवधाम जोधपुरिया मिलती हैं टोंक में। तो बनास मेनाल बेड़च मेनाल में, माही जाखम सोम डूंगरपुर में, बनास चंबल सीप सवाई माधोपुर में, बनास टाई खारी टोंक में, और बाड़ी मास बनास टोंक में। अब इसी से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ आगे कि निम्नलिखित में वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है? तो डूंगरपुर में 3 नदियों का संगम होता है। किन किन नदियों का संगम होता है? तो माही जाखम सोम 3 नदियों का संगम डूंगरपुर में होता है, डूंगरपुर के बेड़ेश्वर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्मिलित कीजिए कि कौन सा तीनों का संगम है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3। क्यों? बीगोत जो है वो बनास बेड़च मेनाली का है, और बी राजमहल जो है वो सोम माही जाखम का है, और रामेश्वर घाट जो है वो
बनास चंबल सीप का है, और बेड़ेसर जो है वो बनासडाई खाड़ी का है। तो बीगोद जो है वो बनास बेड़ज का है, राजमहल जो है वो बनासडाई खाड़ी का है, और रामेश्वर घाट जो है वो बनास का है, और बेड़ेसर जो है सोमवाही जाखम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड़ेसर 3 नदियों के संगम पर अवस्थित है। बेड़ेसर जो डूंगरपुर में है वो 3 नदियों के संगम पर उपस्थित है। निम्न में से किस नदी के, देखो जाखम आती है, सोम आती है, माही आती है, बनास नहीं आती है। बेड़ेसर माही नदी और किस नदी का संगम है, तो माही नदी और सोम, माही नदी और सोम बेड़ेसर। बनास चंबल और सीप नदियाँ किस जिले में राजस्थान के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। बनास चंबल और सीप नदियाँ किस जिले में राजस्थान के त्रिवेणी के संगम पर, सवाई माधोपुर में कौन कौन सी हैं, बनास चंबल और सीप। नेक्स्ट है, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है, तो फुलवारी नाल अभ्यारण्य। कौन सा, फुलवारी नाल अभ्यारण्य। फुलवारी नाल अभ्यारण्य मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है। बात करते हैं आगे, नदियों के निकट स्थित अभ्यारण्य। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, मानसी वाकल नदी का उद्गम, बस्सी अभ्यारण्य ओरे व बामनी का उद्गम है, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल नदी का, जवाहर सागर अभ्यारण्य चंबल नदी पे, शेरगढ़ अभ्यारण्य परवन नदी पे, पैंसोगढ़ अभ्यारण्य चंबल व बामनी का संगम पे। अब यहाँ क्वेश्चन आता है भीमलत जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो भीमलत जलप्रपात मांगली नदी पर स्थित है। भीमलत जलप्रपात मांगली नदी पर स्थित है। और कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात यहाँ दिए गए। मेनाल जलप्रपात की बात करें तो वो भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ के केवल राजस्थान में स्थित जलप्रपात माना जाता है। भीमलत जलप्रपात मांगली नदी पे, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पे, मेनाल जलप्रपात मेनाल नदी पे। देखो भीमलत तो मांगली नदी हो गया, च से च मिलाना है, चूलिया चंबल नदी पे हो गया, मेनाल मेनाल नदी पे हो गया। नेक्स्ट है, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पे, अभी हमने पढ़ाया था, चूलिया जलप्रपात जो है वो चंबल नदी पे है। राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अपवाद तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है, तो वो उदयपुर। उदयपुर संभाग की कुछ नदियाँ जैसे बनास, आयड़, गंभीरी आदि का पानी बंगाल की खाड़ी में तथा पश्चिमी बनास, माही, जाखम आदि नदियों का पानी अरब सागर में जाता है। उदयपुर संभाग की कुछ ऐसी भी नदी हैं जिनका आधे का जल अरब सागर में जाता है और आधे का जल बंगाल की खाड़ी में जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियाँ पाई जाती हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो कोटा संभाग में सबसे ज़्यादा नदियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं, चंबल, पार्वती, काली सिंध, आहू, परवन और अंधेरी। सबसे ज़्यादा नदियाँ कोटा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, कांठल की गंगा या कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध कौन सी नदी है, तो कांठल की गंगा कामधेनु के नाम से माही और चंबल। माही नदी को कांठल व बागड़ की गंगा बोलते हैं, जबकि चंबल को कामधेनु व चरमंडवती नदी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अफवाह क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान की नदी तंत्र का सही आरोही क्रम क्या है, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो इसकी बात कर लेते हैं, पहले यहाँ इसको समझ लेते हैं। सबसे जो बड़ी नदी है, नदी का अपवाह क्षेत्र जो है वो बनास का है, फिर लूनी का है, फिर चंबल का है, फिर माही का है। इसको कैसे याद करेंगे, ब ल च म, बलचम। बनास, लूनी, चंबल और माही। बनास का 45,000, 34,000, 18,000, 16,000। तो अगर हम इसका लगाते हैं तो इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। देखो बनास से स्टार्ट करते हैं तो बनास, बलचम आना चाहिए, बनास, लूही और चंबल, माही आना चाहिए। तो इसलिए इसका कोई भी आंसर नहीं इस बुक ने दिया है। नदी जिसका सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र है तो बलचम बनास का सर्वाधिक क्षेत्र है, बनास का सर्वाधिक क्षेत्र है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम, सबसे बड़ी फिर सबसे छोटी फिर छोटी छोटी छोटी। तो बलचम बनास के बाद लूनी नदी आती है, तो इसमें भी कोई भी ऑप्शन नहीं है। राजस्थान में सबसे विस्तृत अपवाह क्षेत्र किसका है, तो वो है बनास अपवाह क्षेत्र। और आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र, इसमें 2 ऑप्शन है, तो आंतरिक जल प्रवाह, बनास अपवाह क्षेत्र दोनों ही बड़े हैं, तो इसका भी कोई आंसर नहीं है। अब बात करते हैं राजस्थान में भू क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोहण। भू क्षेत्र की लंबाई, राजस्थान में प्रमुख नदियों की लंबाई। अब लंबाई की बात करते हैं तो सबसे लंबी नदी बनास, फिर लूनी, फिर चंबल
वही चारों का तो वही क्रम है, ब ल च म बनास लूनी चंबल माही, फिर साबरमती, फिर बाणगंगा, फिर काली सिंध, फिर कांतली। सबसे छोटी नदी कांतली, कांतली से ऊपर काली सिंध, काली सिंध से ऊपर बाणगंगा, बाणगंगा से ऊपर साबरमती, साबरमती से ऊपर माही, माही से ऊपर चंबल, लूनी, बनास। तो नदियों के राज्य के भूक्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से कौन सा क्रम? तो सबसे आरोही क्रम, सबसे छोटी कांतली का है, कांतली के बाद चंबल का है, चंबल के बाद लूनी का है, लूनी के बाद बनास का है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट। नेक्स्ट है चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्न 4 नदियों का क्रम होगा। अ से चंबल दे रखा है, ब से बनास, स से पार्वती और टी से काली सिंध। तो सबसे पश्चिम में कौन सी है, सबसे पूर्व में कौन सी है? तो सबसे पूर्व में पार्वती नदी है, फिर उसके बाद काली सिंध नदी है, फिर उसके बाद चंबल नदी है, और सबसे पश्चिम में जो आती है वो आती है बनास नदी। देखो यहाँ बात कर लेते हैं आगे। उन्होंने बोला है कि पूर्व से पश्चिम की बात करें, पूर्व से पश्चिम की बात करें तो दिशा में बहने वाली क्रम पार्वती, पार्वती के बाद काली सिंध, काली सिंध के बाद चंबल, चंबल के बाद बनास, बनास राजसमंद में और पार्वती धौलपुर में है। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी क्या है? दक्षिण दिशा से, यानी कि नॉर्थ साउथ, इधर से कौन सा प्रवेश करता है? तो इधर से माही और चंबल नदी, माही चंबल नदी जो है वो राजस्थान की दक्षिण दिशा से प्रवेश करती हैं, उल्टी। बनास, कांतली, लूनी नदियों का उद्गम राजस्थान के क्रमशः राजसमंद, सीकर और अजमेर। बनास कहाँ से? राजसमंद से, कांतली सीकर से, लूनी अजमेर जिलों से होता है, जबकि माही एवं चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश से। अगर आपसे पूछा जाए माही और चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती हैं, बनास राजसमंद से निकलती है, कांतली सीकर से निकलती है, लूनी अजमेर से निकलती है। लूनी अजमेर, कांतली सीकर, बनास राजसमंद। एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब्बा बेसिनों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है, उत्तर से दक्षिण सही क्रम। तो इधर उत्तर से दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ से साउथ हमें याद करना है। तो सबसे पहले सावी, फिर उसके बाद बाणगंगा, फिर उसके बाद बेड़च, फिर उसके बाद सोम। तो इसका राइट करेक्ट आंसर फर्स्ट है। नदियों के संबंध में चयन कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बात कर लेते हैं पहले राजस्थान की नदियों के किनारे स्थित नगर जो बसे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले कौन कौन से जो नगर हैं, कौन कौन से नगर बसाए गए हैं। जो चंद्रावती है वो चंद्रभागा नदी के किनारे, जवाई नदी के बाएं किनारे एरनपुरा, पश्चिमी बनास के आबू रोड, जवाई नदी के किनारे शिवगंज, चंबल नदी के किनारे कोटा, माही नदी के किनारे पीपलखूंट, सोम नदी के किनारे देव सोमनाथ, माही नदी के किनारे गलियाकोट, गग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़, गग्गर नदी के किनारे सूरतगढ़ और भी हैं। और लूनी नदी के किनारे बालतोर बाड़मेर में, लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में, काली सिंध, कैला देवी सभी जाते हैं यहाँ। तो काली सिंध की जो झील है वहीं, खारी नदी आसिन। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं कोटा किस नदी के किनारे? अभी हमने पढ़ा कोटा जो है वो चंबल नदी के किनारे है। तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे? जो है माही नदी के किनारे। ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे है? तो ऐतिहासिक तिलवाड़ा जो है लूनी नदी के किनारे। लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? तो लूनी नदी मुख्यतः राजस्थान राज्य में बहती है। इसमें तो आप एलिमिनेट से भी कर सकते हो। लूनी नदी के बारे में पढ़ लेते हैं, लूनी नदी के बारे में क्या दिया हुआ है इस बुक में। तो लूनी नदी के बारे में दिया हुआ है पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी अजमेर में अनासागर झील के समीप नाग पहाड़ी से निकलती है। इसके उद्गम स्थल पर सागरमती, सारावती, पुष्कर के निकट साकरी, जालौर में रेल नाड़ा, फिर सरस्वती के बाद में लूनी नदी। इसका जल बालोतरा बाड़मेर तक मीठा व बाद में खारा हो जाता है, बालोतरा तक मीठा रहता है। इसे मीठी खारी नदी, मरुस्थल की गंगा आदि नामों से जाना जाता है। कालिदास ने इस नदी को अंतरसल्ला कहा है। इसका प्रवाह क्षेत्र गौड़वाड़ प्रदेश कहलाता है। और अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर तथा जालौर में बहती हुई यह नदी कच्छ के रण में। तो लूनी नदी कहाँ पर गिर जाती है? तो कच्छ के रण में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी में अफवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? तो जो लूनी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, ये कच्छ के रण में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में चंबल गिरती है, अनास, बाणगंगा गिरती है, लूनी नदी नहीं गिरती है।
नेक्स्ट है, कौन सा उद्गम स्थल नदी सुमेलित नहीं है? कौन सा स्थल नदी सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा खमनौर लूनी। लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है? लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है? तो बालूतरा तक मीठा रहता है और बालूतरा के बाद ये खारा हो जाता है। आधी खारी आधी मीठी कौन सी नदी? अभी हमने आपको बताया कि लूनी नदी जो है आधी खारी आधी मीठी नदी है। डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालौर बाग हैं। डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालौर किस के बाग हैं? तो वो है लूनी बेसिन के। किसके? लूनी बेसिन के। लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है, लूनी का उत्तरी क्षेत्र थली कहलाता है। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी है। लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र बालू रेत की अधिकता के कारण, फैलाव के कारण इसको थली बोलते हैं। लीलड़ी मीठड़ी जिसके पीछे ढ़ आ जाए तो वो लूनी नदी की ही सहायक नदियाँ हैं। लीलड़ी, मीठड़ी, बाड़ी और सूकड़ी। सूकड़ी, बाड़ी, मीठड़ी और लीलड़ी। अरब सागरीय अफवाह तंत्र की लूनी नदी अरब सागरीय अफवाह तंत्र की लूनी नदी सहायक नदियाँ अरावली की पहाड़ियों से निकलकर लूनी नदी मिलने में सहायक नदियाँ। उद्गम स्थल क्रमशः लीलड़ी सबसे पहले मिलती है, फिर गुहिया, पांडी, जोजड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, खारी, सागी। ये इसकी सारी, सबसे अंत में सागी मिलती है। इसकी सारी सहायक नदियाँ हैं। अब बात करते हैं, हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम के अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में सजाएंगे? उद्गम से अंत तक। तो सबसे पहले कौन सी पड़ती है? सबसे पहले पड़ेगी गुहिया, और गुहिया के बाद पड़ेगी बांडी, और बांडी के बाद पड़ेगी सूकड़ी, और सूकड़ी के बाद पड़ेगी जवाई। तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड हो गया। निम्नलिखित में से अरब सागरीय अफवाह तंत्र का उदाहरण है। अरब सागरीय अफवाह तंत्र जो अरब सागर में गिरती हैं, तो जोजड़ी, बांडी और जवाई ये लूनी नदी की हैं, तो लूनी नदी में गिरेंगी। तो जोजड़ी, बांडी, जवाई ये अरब सागर में गिरती हैं। लूनी नदी के प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं? तो रंगाई छपाई के जो उद्योग हैं, जो उनसे प्रदूषण होता है, जो उनसे प्रदूषण का पानी निकलता है प्रदूषित, तो उससे वो प्रदूषित हो रही है। रंगाई छपाई उद्योगों से निकला गंदा पानी के कारण लूनी नदी प्रदूषित हो रही है। लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है। तो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली कौन सी नदी है? जोजरी। कौन सी नदी? जोजरी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है। जोजरी का उद्गम स्थल है नागौर, और नागौर जिले के पोंडलू गांव की पहाड़ियों से यह नागौर जोधपुर में बहती है। लूनी नदी का एकमात्र सहायक नदी है जो उसमें दाईं ओर से मिलती है। कौन? जोजड़ी। जोजड़ी दाईं ओर से मिलती है, ये एकमात्र नदी है। लूनी की अन्य सभी सहायक नदियाँ अरावली से निकलती हैं। सही सम्मिलित नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माही जोजड़ी, क्योंकि जोजड़ी लूनी नदी की सहायक नदी है। अरवारी नदी का उद्गम है। कौन सी नदी का? अरवारी नदी। कौन सी नदी? अरवारी नदी। तो अरवारी नदी थानागाजी के पास सकरा बांध में अरवारी नदी का उद्गम स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा उटंगन नदी भी कहलाती है? तो उटंगन नदी कौन कहलाती है? उटंगन नदी, गंभीर नदी को उटंगन नदी भी कहते हैं। बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी मिलती है। बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी जो है वो सूकड़ी नदी से, क्योंकि लूनी नदी की सहायक नदी क्या है? सूकड़ी नदी है। सूगड़ी का उद्गम स्थल पाली जिला में है। सूगड़ी का उद्गम स्थल कहाँ है? पाली जिला में। यह पाली, जालौर, बाड़मेर जिले में बहती है। यह बाड़मेर के समदड़ी गांव में लूनी नदी में मिल जाती है, और जालौर के बांकड़ी ग्राम में इस पर बांकड़ी बांध बनाया गया है। तो बांकड़ी बांध किस पर बनाया गया है? तो सूकड़ी नदी पर बांकड़ी बांध बनाया गया है। बांकड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? तो बांकड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो है सूकड़ी नदी पर। क्वेश्चन आ गया। तो थ्योरी को आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन को आप अच्छे से 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपसे क्वेश्चन सारे बनेंगे। निम्न नदियों में से राजस्थान की कौन सी रुंडित सरता कहलाती है? रुंडित सरता किसे कहते हैं? तो वो बाढ़ गंगा को रुंडित सरता कहते हैं। व्यास नदी की सहायक नदी बाणगंगा। बाणगंगा अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, व ताला कहते हैं। इसके किनारे बैराट सभ्यता विकसित है। यह राजस्थान की दूसरी नदी है जो अपना जल सीधा यमुना में डालती है। जयपुर जिला की बैराट पहाड़ियों से निकलकर यह नदी भरतपुर में बहती हुई आगरा के निकट फतेहाबाद यमुना में मिल जाती है। कौन सी नदी? व्यास नदी की सहायक नदी बाणगंगा।
तो यहाँ क्वेश्चन बन गया राजस्थान की नदी कौन सी अर्जुन गंगा कहलाती है, तो अर्जुन गंगा बाण गंगा को कहते हैं। राजस्थान की निम्न में कौन सी नदी यमुना में मिल जाती है, तो यमुना में कौन सी नदी मिलती है, वही बाण गंगा यमुना नदी में मिल जाती है। सही सम्मिलित नहीं है लूनी, जोजड़ी, बनास, मेलाल, माही, बाण गंगा। तो बाण गंगा जो है वो यमुना नदी से मिलती है, माही से नहीं। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में से होकर प्रवाहित होती है, तो बाण गंगा जो नदी है वो जयपुर जिले से प्रवाहित होती है और अंत में आगरा तक ये यमुना नदी में मिल जाती है। निम्न में से कौन सा नदी उत्पत्ति स्थान सम्मिलित नहीं है, तो सोम नदी बिछमेड़ा से निकलती है, करेक्ट है। जाखम नदी जो है वो छोटी सादड़ी से निकलती है। बाण गंगा जो है वो सेवर पहाड़ियों से नहीं निकलती है और रूपारेल उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेल देती है वह कौन सी नदी है। खंबात की खाड़ी में कौन सी नदी उड़ेलती है, वो है माही, लूनी, कच्छ के रण में। खंबात की खाड़ी में माही नदी और लूनी, कच्छ के रण में। माही नदी जो है मध्य प्रदेश के निकट धार जिले की अमरोरू पहाड़ी के सरदारपुरा के निकट मेहंदी झील से निकलकर राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खांडू के निकट प्रवेश करती है। यह नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। बांसवाड़ा जिले में लोहारिया गांव समीप में इस नदी पर मोही बजाज सागर बांध बनाया गया। तो माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है और राजस्थान के बांसवाड़ा जिले खांडू में प्रवेश करती है खंबात की खाड़ी में, और माही नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। बांसवाड़ा जिले में लोहिरिया गांव के समीप इस नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो माही बजाज सागर बांध इस नदी पर बनाया गया है। जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होती है, तो वो कौन सी नदी है, तो वो है माही नदी। ये दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर बढ़ जाती है। बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमाओं को अलग करती हुई यह नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान भी कहते हैं। कर्क रेखा 2 बार काटने वाली कौन सी है, माही नदी। तो निम्न में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है, तो वो है माही बेसिन। सबसे दक्षिण भाग में माही बेसिन। राजस्थान कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी है, माही नदी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है, तो किन जिलों की सीमा बनाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा माही नदी बनाती है। कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो माही नदी खमनौर की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। बेड़च गोगुंदा की पहाड़ी करेक्ट है। गंभीरी जवाद की पहाड़ियों से करेक्ट है। बाण गंगा बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, करेक्ट है। किस नदी को वागड़ या कांठली की गंगा कहते हैं, वागड़ या कांठली की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो माही नदी को वागड़ या कांठल, चंबल को चरमंडवती और कामधेनु। माही को आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा आदि नामों से जाना जाता है। सुजलम सुफलम क्रांति का संबंध किस नदी से, माही नदी से। माही नदी का किनारा कहलाता है, माही नदी का किनारा क्या कहलाता है, तो माही नदी का किनारा कांठल कहलाता है, इसलिए तो इसे कांठली गंगा कहते हैं। सोम एक सहायक नदी है। सोम किसकी सहायक नदी है, तो सोम जो है वो माही नदी की सहायक नदी है। व्याख्या कर लेते हैं इसकी। इरु, सोम, अनास, चाप, इराव, भादर, इराव, हरण, मोरान माही की प्रमुख सहायक नदियां हैं। माही की सहायक इरु नदी इसमें माही बांगी के पहले ही मिल जाती है। शेख सहायक नदियाँ माही बांगी नदी के पश्चात जाकर मिलती हैं। आज इस वीडियो को यहीं पॉज करते हैं और यहाँ से आगे नदी के जितने भी ऑब्जेक्टिव और बचे हैं वो हम कल दूसरे पार्ट में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और इसको 1-2 बार देखो तो आपको सारे क्वेश्चन सारे MCQ हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।